हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है सीओटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम अपना चैप्टर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसके हम ये वाले टॉपिक्स कर चुके हैं। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। मीन्स जो हमने कल गुडविल पढ़ा था कि गुडविल होता क्या है, किस किस तरीके की होती है, अब उस गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के बच्चों बहुत सारे मेथड्स हुए। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म में गुडविल को कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं बच्चों? 3। फर्स्ट वन जो हमारा मेथड आ जाता है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बेस पे हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेकेंड वन हमारा आ जाता है सुपर प्रॉफिट। पहले हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट से, इसके बाद हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। वो कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। एंड जो लास्ट वन हमारा आ जाता है दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? हमारा कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह का यूज करके हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 तरीके के मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम एक पार्टनरशिप फर्म की गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों मेथड्स के अंदर भी सब मेथड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके 2 सब मेथड हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी सब मेथड नहीं है और सेम इसके अंदर भी आपके 2 सब मेथड्स हैं। तो बेसिकली हमारे क्या हो गए? 2 यहाँ पे, 1 यहाँ और 2 यहाँ, 5 मेथड्स हो गए टोटल गुडविल कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं अपने एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा कि एवरेज, जब जितने भी नंबर्स होते हैं उनका टोटल हम डिवाइड कर देते हैं उन नंबर से, हमारा एवरेज निकल आ जाता है। लाइक आपको मार्क्स का एवरेज निकालना है 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स का, आप 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय 50, आपके पास एवरेज निकल आएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम प्रॉफिट्स का एवरेज निकालेंगे। आपके पास प्रॉफिट गिवन होगा फर्म का, उन सारे प्रॉफिट्स को आपको ऐड करना है, जितने भी ईयर्स का गिवन है डिवाइड करके आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारे 2 मेथड्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो आता है दैट इज एवरेज मेथड ही, और जो हमारा सेकेंड वन इसके अंदर आ जाता है बच्चों, वो हमारा आ जाता है वेटेड एवरेज। एक हमारा सिंपल एवरेज हो गया और एक हमारा हो गया बच्चों वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ये हमारा सिंपल, आप यहाँ पे सिंपल भी लिख लो, इट्स सिंपल एवरेज मेथड एंड सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है बट बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इसके अंदर गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा बच्चों, गुडविल इज इक्वल टू हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये दोनों चीजें होती क्या है उसको हम अभी करेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, और वेटेड एवरेज में गुडविल का क्या फॉर्मूला रहेगा? आपका वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट यूज होगा तो वेटेड होगा तो हमारा बस वेटेड प्रॉफिट यूज होगा। वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या रहेगा? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, सेम है, इसमें सिर्फ हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपका एवरेज प्रॉफिट यूज होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारा वेटेड प्रॉफिट यूज होगा। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब आपको पता है एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मीन्स एपी में यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, टोटल प्रॉफिट जितने भी ईयर्स का आपको दे रखा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, एंड वेटेड प्रॉफिट क्या हो जाता है आपका? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट
ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे तब देखेंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इन दोनों का फॉर्मूला। ठीक है, देखो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमारे दो मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सिंपल प्रॉफिट मेथड में, सिंपल एवरेज में हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे, वेटेड वाले में हम उसके आगे एक और वर्ड लगा देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप यहाँ पे एवरेज भी लिख सकते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल निकालने के लिए दोनों का प्रॉफिट जो वेटेड के अंदर वेटेड वाला ले लेंगे, सिंपल के अंदर सिंपल वाला ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सेम उधर भी एवरेज प्रॉफिट जैसे आप एवरेज कैलकुलेट करते थे, सेम उसी तरीके से आपको टोटल करना है सारे प्रॉफिट्स का, जितने भी ईयर्स का आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, उसमें आपको वेटेड प्रॉफिट का टोटल करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल वेट्स करना है। ठीक है, अब बच्चों एवरेज प्रॉफिट और वेटेड प्रॉफिट को चलो हम बाद में देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, जो भी कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं उसके वो प्रॉफिट्स हो गए, जब उन सबको टोटल करके डिवाइड कर दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा। बात आ जाती है कि ये जो है आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये क्या है? नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बच्चों बेसिकली क्या है, हम इतने सालों तक जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है ना, आने वाले फ्यूचर में हम इतने ईयर्स तक बेसिकली हम यही वाला प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मीन्स जब देखो परचेज गुडविल आपकी अकाउंटिंग की जाती है, हमने कल पढ़ा था सिर्फ परचेज गुडविल को हम बुक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो अब उस परचेज गुडविल की हम वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे हैं। जब आपने वो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं एवरेज प्रॉफिट। भाई हमारा पिछले इतने सालों में ये प्रॉफिट आ रहा है, हमारा ये एवरेज है, और यही वाला एवरेज हमारा कितने साल तक मेंटेन रहेगा वो हमारा गुडविल के बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाले ईयर्स है जिसमें हम लेके चलते कि आने वाले इतने सालों तक हमारा बेसिकली यही वाला प्रॉफिट रहने वाला है। लाइक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। मीन्स आने वाले इतने सालों में भी बेसिकली हमारा यही वाला प्रॉफिट रहने वाला है, यही वाला ट्रेंड हमारा रहने वाला है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हर जगह जहाँ पे भी नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज चैप्टर में यूज होगा उसका सेम यही मीनिंग हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। आपके 3 टाइप्स के मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर, कैपिटलाइजेशन। फिर हमने जब उसकी सब डिवीजन कर दी तो वो है देखो सबसे पहले जो मेरा एग्जांपल आ जाता है सिंपल, हम लेके चलते हैं। आपके पास ये वाले ईयर्स गिवन है 2018, 19, 20, 21 एंड 22। पिछले 5 सालों का आपको प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। देखो ये आ गया ना 3 इयर्स परचेज, मीन्स हम आने वाले 3 सालों में बेसिकली हमारा यही वाला प्रॉफिट रहने वाला है। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना था, इन सारे प्रॉफिट्स को प्लस करना है ताकि आपका टोटल प्रॉफिट्स निकल आए। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का है, 5 साल का, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। और एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो हमारा 3 गिवन है उससे कर देंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट में आपको क्या करना है, जितने भी ईयर्स का है उसको प्लस करना है। तो हमारा ये कितना है, 8 लाख, देन हमारा 15 लाख, देन हमारा 18 लाख है। उसके बाद आपका 2021 में 4 लाख है, लेकिन ब्रैकेट लगी हुई है। एज यू नो, जब अकाउंटिंग में हमारे फिगर के आगे ब्रैकेट्स लग जाती है तो बेसिकली मीन्स वो माइनस में रहते हैं, मीन्स ये हमारा लॉस को प्रिस्क्राइब कर रहा है। किसको कर रहा है, लॉस को। मीन्स 2021 में हमारी फर्म को लॉस हुआ था तो आप इसको माइनस कर देंगे 4 लाख रुपीज़ को, देन आपका प्लस 13 लाख। यहाँ पे इन सब का आपको टोटल करना है। बेसिकली जब हम इन सब का टोटल करते हैं तो देख लेते हैं क्या आएगा। इन सब का जो आपका टोटल निकल के आएगा, अगर आप करोगे तो निकल के आएगा बच्चों 50 लाख।
कितना आएगा 50 लाख, ठीक है 50 लाख हमारा आ जाएगा। नंबर्स ऑफ ईयर्स कितने हैं 5, 18, 19, 20, 21, 22 डिवाइडेड बाय 5 जब आप करेंगे तो बेसिकली हमारा कितना आ गया बच्चों 10 लाख आ गया। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 10 लाख। अब उस 10 लाख को आपको फॉर्मूले में पुट करना है और मल्टीप्लाई बाय दिस, तो हमारी गुडविल क्या आ गई एवरेज प्रॉफिट कितना आया 10 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 30 लाख। हमारी गुडविल कितने की हो गई बच्चों 30 लाख रुपीज की। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये तो था बहुत ही इजी सा, भाई आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला और टोटल बाय नंबर ऑफ ईयर्स किया और वहां से गुडविल कैलकुलेट कर ली, ठीक है बिल्कुल 2 मिनट में आपका क्वेश्चन निकल आया। बट जो ये एवरेज प्रॉफिट निकालते हो और उसके लिए आप प्रॉफिट्स यूज करते हो, ये कौन से प्रॉफिट्स होते हैं हमारे ईयर्स के, जो हमारे नॉर्मल बिजनेस में नेट प्रॉफिट हमें अर्न हो रहे हैं, जो आपको नेट प्रॉफिट अर्न हो रहा है। बट इसको भी आपको कई बार एडजस्ट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चंस में या फिर आपके बिजनेस में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जो डेली यूज की नहीं होती या फिर जो रिकरिंग नहीं होती है, मींस उनका नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जो बेसिकली हमारा एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें चाहिए। लाइक लॉस ऑन द फिक्स्ड एसेट्स, मीन्स आपने किसी साल में मशीनरी बेची थी, उस पर आपको जो लॉस हुआ था 1 लाख रुपए का मैं लॉस ले लेती हुआ था, क्या वो हर साल होने वाला है? मैं कह रही हूँ कि मैंने इस वाले ईयर में बेची थी, क्या आने वाले सालों में भी मैं मशीनरी बेचूंगी? नहीं, हम हर साल तो नहीं बेचते हैं उसको। तो वो किसी किसी ईयर में अब नॉर्मल प्रॉफिट्स या अब नॉर्मल गेन्स हो जाते हैं, तो कुछ एडजस्टमेंट्स हमें प्रॉफिट्स के अंदर करनी पड़ेगी ताकि हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल सके, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट्स ये वाली है, कुछ चीज़ों को आप ऐड करोगे, कुछ चीज़ों को आप डिडक्ट करोगे और उन दोनों के बेस पे फिर आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे कि हमारा उस साल में हमारा नेट प्रॉफिट ये निकला था। लाइक जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, इसमें आपको डायरेक्टली गिवन था, सेम उसी तरीके से आपको डायरेक्टली गिवन होगा, बट साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। वो लिख देगा भाई इस साल में ये प्रॉफिट हुआ था एक्स्ट्रा, इस साल में ये लॉस हुआ था, तो आपको करना है प्लस माइनस और वहां से निकाला जी हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट उस साल का इतना है, जो नॉर्मल केस में हमें अर्न होने वाला है वो इतना होने वाला है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो किसी किसी ईयर में होंगी, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो सारी एडजस्टमेंट्स बच्चों ये वाली हैं। तो सबसे पहले पढ़ते क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले आपको गिवन है अब नॉर्मल लॉस। क्या गिवन है बच्चों? अब नॉर्मल लॉस हमें गिवन है, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस जैसे मैंने आपको बताया, लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मींस आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है और उस पे आपको कोई लॉस हुआ है। मैंने 10 लाख की मशीनरी सेल की, उस पे मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब मैंने जैसे अभी बताया कि वो हर साल तो नहीं होने वाला है ना, तो जब वो हर साल नहीं होने वाला मीन्स उस साल में वो प्रॉफिट आपको कम दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि वो जो 1 लाख रुपए का लॉस है वो सिर्फ उस ईयर में हुआ है। अगर वो नहीं होता तो उस ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा होता, तो आप उस 1 लाख रुपए को बच्चों क्या करोगे, दोबारा से ऐड कर दोगे, ताकि हमारे उस साल का जो प्रॉफिट है वो एडजस्ट हो जाए और वो एक नॉर्मल रेंज पे आ जाए, ठीक है। देन सेकंड वन आपको वही लिखा हुआ है, लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वही हो गया। अब नॉर्मल लॉस में लाइक फायर से कोई लॉस हुआ है, थेफ्ट से कोई लॉस हुआ है, वो दोनों आप सिमिलर सेम वही केस है, ठीक है। देन जो आ जाता है आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हल्का सा करके देखते हैं। देखो ये यहाँ पे आपको बोल रहा है अगर वो ओवर वैल्यू है तो हम उसको ऐड करेंगे। ओवर वैल्यू क्या है आपका? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और अगर हमारा अंडर वैल्यू हमारा क्लोजिंग स्टॉक है तो हम उसको ऐड करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कैसे। देखो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अब जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, मैंने यहाँ पे बना के देख लेते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है, आपने ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते हो, ठीक है, इधर हम हमारा क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक मैंने कहा कि मेरा 5 लाख रुपीज़ का है, इधर बाकी के कुछ खर्चे थे वो मैं
50,000 का ले लेते हैं, ठीक है, बाकी के जो खर्चे थे वो मेरे थे 20,000, तो यहाँ का टोटल हो गया बच्चों 70,000, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें थी, सेल्स वगैरह थी, ठीक है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है, सेल्स में ले लेती हूँ कि मेरी 1 लाख रुपए की थी, क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितने का था, 70,000 का था, ठीक है, तो यहाँ का टोटल कितना हो गया 170। अब आपको पता है यहाँ 70 है, 170 यहाँ पे आ रहा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1 लाख का यहाँ पे आ गया। अब ये बोल रहा है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग स्टॉक, अगर हमने इस ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, ओवर वैल्यू मीन्स हमने ज़्यादा लिख दिया, तो उस ज़्यादा करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा आप खुद देखो। अगर मैंने यहाँ पे ये वाली अमाउंट बढ़ा दी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि मैंने इसको 70 कर दिया यहाँ पे गलती से, अगर आपने इसको 70 किया तो अब आपका हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों 80,000 का हो जाएगा, होएगा। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ तो इस बेसिक पे जब हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो बेसिकली उस बेस पे हमारा नेट प्रॉफिट भी कम शो होएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। जब यहीं पे ये कम आया तो नेट प्रॉफिट कितने से कम आएगा। तो अगर गलती से आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है तो मीन्स उतनी ही अमाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट आपका कम हो गया है, तो हम उसको दोबारा से क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है उसकी हमारे क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम शो कर दिया है तो भी ऐड करेंगे। क्यों? अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मैंने 70 का लिया था, मैं कहती हूँ कि मैं इसको 50 का लिख दिया गलती से, बाय मिस्टेक मैंने इसको अंडर वैल्यू कर दिया, कम वैल्यू किया और मैंने इसको 50 का लिख दिया, तो यहाँ पे टोटल कितने का हो गया 150 का। अब इस 150 के बेस पे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट फिर से मेरा 80,000 का हो गया, बट था कितने का, ये 70 का ना। उस 70 को जब मैंने 50 लिखा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया, और फिर से वही वाली चीज़, जब ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने उधर ट्रांसफर किया तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया। तो बेसिकली आपने जब क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया उतनी ही अमाउंट से मेरा नेट प्रॉफिट भी कम हो गया, तो आप उसको ऐड कर दोगे ताकि हमारा उस साल का प्रॉफिट एडजस्ट हो जाए, ठीक हो जाए। तो आप क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे। तो इसलिए हम, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है और क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया है तो हम उन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे, और बिल्कुल इसका रिवर्स हम डिडक्ट कर देंगे। जैसे मैंने ये किया है बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से अगर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होगा तो आप उसको डिडक्ट कर दोगे, और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो उसको भी डिडक्ट कर दोगे। इसका रिवर्स हमारा डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारी और एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमारी 5th है, मीन्स वो वाले एक्सपेंसेस जो आपको रोज रोज नहीं होने वाले। तो जो एक्सपेंसेस रोज रोज नहीं होंगे तो बेसिकली आप उसको ऐड करोगे ना, उस साल में हो गया है, मीन्स उस साल का प्रॉफिट उस वजह से कम आया है, लेकिन वो हर साल नहीं होने वाला है, इसलिए हम नॉर्मल प्रॉफिट्स में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। देन आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीन्स आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। अब इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पता ही है क्या होता है, ठीक है। अगर आपने गलती से उसको रिवेन्यू चार्ज कर दिया, मीन्स मैं कह रही हूँ आपने कोई मशीनरी खरीदी और उसको गलती से बैलेंस शीट में लिखना था, एज यू नो मशीनरी डेबिट हो जाएगी, मशीनरी टू कैश अकाउंट की ट्रांजेक्शन होगी, बट आपने उसको गलती से कहाँ कर दिया बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दिया। तो वहाँ करने की वजह से अब हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, कम, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में जानी थी। अब नेट प्रॉफिट कम हुआ है तो आप उसको दोबारा से ऐड कर दो उसी खर्चे को, एक्सपेंडिचर को, ताकि आपका प्रॉफिट ठीक हो जाए। तो आप उसको भी क्या करते हो बच्चों, ऐड करते हैं, ठीक है। देन आता है डिडक्ट, क्या करेंगे, जो ऐड करेंगे उसका रिवर्स आप बिल्कुल डिडक्ट कर दोगे। अब नॉर्मल गेन्स, मैं कह रही हूँ वहाँ पे आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया था, उससे लॉस हुआ था तो आपने उसको प्लस कर दिया, लेकिन सेल करने से आपको प्रॉफिट भी तो हो सकता है। अब अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको माइनस कर दो, क्योंकि वो उसी साल में हुआ है, हर साल में आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। देन ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन मैंने आपको समझाई दिया, उसका रिवर्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। नॉन रिकरिंग इनकम, जिस तरीके से कोई एक्सपेंस आपका नॉन रिकरिंग है उसी तरीके से ऐसी कोई इनकम है जो आपको हर साल नहीं होने वाली है तो आप उसको भी डिडक्ट कर दोगे, क्योंकि वो उस साल में आपको हुई है, आगे आने वाले सालों में ज़रूरी नहीं है होगी, वो कोई डेली की इनकम नहीं है आपकी, ठीक है। देन इनकम फ्रॉम द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है,
बच्चों वो वाली इन्वेस्टमेंट्स जो हमने किसी बिजनेस में कर रखी है वो हमारे डेली यूज़ की नहीं है, हमने जस्ट इन्वेस्टमेंट्स कर दिया ताकि हमें वहाँ से इनकम आती रहे। अब उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो ज़रूरी तो नहीं है ना, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं ना, वो एक्स्ट्रा है, तो आप उसको भी क्या कर दोगे बच्चों, डिडक्ट कर दोगे। ठीक है। देन पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन मीन्स अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी देनी है तो आप उसको भी डिडक्ट करोगे। ठीक है। कोई फ्यूचर में अब एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस वगैरह हमें पे करना है तो वो आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो हम उनको डिडक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, और जब वो डेबिट हो रहे हैं मीन्स नेट प्रॉफिट आपका कम होना चाहिए तो आप उनको डेबिट कर दोगे, मीन्स उनको माइनस कर दोगे। तो ये वाली एडजस्टमेंट्स हमें बच्चों करनी पड़ती हैं। जैसे अभी हमने बैक वाला किया था, बिल्कुल इजी से प्रॉफिट्स आपको गिवन थे, बट अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको एडजस्टमेंट्स गिवन होगी और आपको ये वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला जो मेरा एग्जाम्पल है वो रहेगा ये, आपको 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है 19, 20 एंड 21 का। ठीक है। आपको नीचे कुछ उसने कंडीशंस या फिर कुछ ट्रांजेक्शंस आपको बता दिए, भाई उससे ये फर्क हुआ था। देखो वो बोल रहा है कि 2019 में जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर अब नॉर्मल गेन इंक्लूड है 12,500 का। कितने का बच्चों? 12,500 का। ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। देखो ये आपको क्या बोल रहा है कि जो हमारा ये प्रॉफिट्स है 2019 का, इसके अंदर आपका अब नॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो देखो 2019 हम ले लेते हैं। ठीक है। 2019 ये आपको बोल रहा है इसके अंदर 1 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट था। ठीक है। 2019 में। ठीक है। 1 लाख रुपए के प्रॉफिट के अंदर आपका अब नॉर्मल गेन इंक्लूड है कितने का? 12,500 का। अब नॉर्मल गेन मीन्स जो आपको हर उसमें नहीं होने वाला, मीन्स ये प्रॉफिट ज़्यादा आया हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। ठीक है। देन अनदर 2020 में ठीक है 2020 का प्रॉफिट देखो 125 है, उसने हमें बोला कि आपको अब नॉर्मल लॉस हुआ है 25,000 का, मीन्स अब नॉर्मल लॉस हुआ है, हर ईयर में तो नहीं होने वाला, तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों? प्लस कर देंगे। ठीक है। देन वो बोल रहा है 2021 में हमारा प्रॉफिट है 112500 का। ठीक है। वो बोल रहा है कि 2021 में हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है 12,500 का जो हमने इंक्लूड नहीं किया, मीन्स हमारी पेमेंट है, हमारा एक्सपेंस है, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 1 लाख, यहाँ पे हमारा हो गया 1.5 लाख, और यहाँ पे मेरा निकल के आएगा 5, और 1 लाख में से 9 में से 2 गए 7 एंड 87,500। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को प्लस करना है। इन तीनों को प्लस करके हमारा क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 3। हमारा सेम फिर इसी तरीके से देखो, अब ये वो वाला प्रॉफिट है जो उस पिछले वाले क्वेश्चन में एज इट इज आपको दे रखा था लास्ट क्वेश्चन में। अब अपने को ये प्रॉफिट निकालना पड़ा, अब बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से हमें करना होगा। तो इसका टोटल हमारा क्या निकल के आएगा? इसका हमारा टोटल निकल के आएगा 33750। उन सबका टोटल निकलेगा 33750, और 3 इयर्स परचेज पे हमें ये निकालना है। ठीक है। कितने पे? 3 इयर्स परचेज पे। तो 33750 डिवाइडेड बाय, जब हम इसको 3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 112500 मल्टीप्लाई बाय 3005, 3 2 6 7 एंड 3 तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई 3,37,500। ठीक है। तो ये था जब आपको प्रॉफिट को बच्चों एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है। हमने क्या करना पड़ा? प्रॉफिट्स को हमारे एडजस्ट किया और उस बेस पे फिर हमने ये क्वेश्चन किया। ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमें कुछ ट्रांजैक्शंस या फिर कुछ स्टेटमेंट्स पर्टिकुलर्स जो भी हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट को करेक्ट करना होगा, एडजस्ट करना होगा, ताकि हम अपना टोटल प्रॉफिट्स के थ्रू अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल सकें। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
देखो नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है ये मैंने आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक का डाला है, जो हमने यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट किया था, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, तो वही वाला कंसेप्ट है। देखो 3 साल का प्रॉफिट्स गिवन है, 19 का, 20 का, 21 का, ठीक है। नीचे आपको एक वैल्यू दे दी, उसने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया गया है कितने से, 15,000 रुपीज से। कौन से ईयर का, 2020 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। देखो हमने यहाँ पे किया था क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, जिसको हम प्लस करते थे, और इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनस हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 2020 से, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी है, इसमें एक और चीज़ समझने को मिलेगी। देखो 2019 में जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है बच्चों, 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। 2020 में हमारा प्रॉफिट था 115,000। अब आपको उसने बोला कि ओवर वैल्यू कर रखा था, तो ओवर वैल्यू मीन्स हम इसको माइनस कर देंगे, 15,000 हमारा हो गया 1 लाख रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब आ जाती है 2021 की बात, आपको प्रॉफिट दे रखा है 85,000, ठीक है। अब आप सोचोगे कि क्वेश्चन को यहीं पे हमने खत्म करा, ठीक है, बट नहीं। देखो जब आपने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया, एज यू नो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का बच्चों क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। अब जब आपने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया, उसकी वजह से वहाँ पे जो गड़बड़ हुई आपने उसको ठीक कर दिया, बट यही वाला क्लोजिंग स्टॉक जब हमने इस 2021 में ओपनिंग स्टॉक करके लिखा होगा, तो यहाँ पे भी तो गड़बड़ हुई होगी ना, तो यहाँ पे वो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम आया होगा, तो यहाँ पे हम उसको क्या कर देंगे बच्चों, दोबारा से प्लस कर देंगे। मीन्स जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो जब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन के भी उसने कुछ इफेक्ट डाला होगा, तो हम उस ओपनिंग स्टॉक में भी उसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में भी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। जरूर याद रखना, 2 बार एडजस्टमेंट होगी, एक बार क्लोजिंग स्टॉक में उसी साल के, और नेक्स्ट ईयर उसके ओपनिंग स्टॉक में। और आप इसको थोड़ा सा शॉर्टकट से याद भी रख सकते हैं, अगर लास्ट ईयर बेसिकली क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक रिवर्स होते हैं, क्योंकि एक डेबिट साइड लिखा जाता है और एक क्रेडिट साइड, तो जब हमने यहाँ पे माइनस करा तो नेक्स्ट में उसको प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ उसको बेसिकली माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ गया, तीनों सालों को कितना आ गया, 111। टोटल इसका बेसिकली कितना हो गया, 3 लाख हो गया। टोटल प्रॉफिट बच्चों हमारा कितना हो गया, 3 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख, और आपको दे रखी है 2 ईयर्स परचेज पे, 1 लाख इंटू 2 दैट इज हमारी 2 लाख रुपीज़ की क्या आ गई बच्चों, गुडविल आ गई। क्लियर है, क्या आ गई हमारी, 2 लाख रुपीज़ की गुडविल आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। हमने जो ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था, सबसे पहले उसको एक सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू करके देखा कैसे निकालता है, फिर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स के थ्रू करके देखा, ओवर वैल्यूएशन स्टॉक की, लॉसेस की, प्रॉफिट की, जिसकी 2-3 एडजस्टमेंट्स हमने करके देखी। तो उस तरीके से आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इजी है। अब आ जाते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। एक हमारा मेथड पूरा हो चुका है, अब हम करते हैं अपना ये वाला मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये था, बस यहाँ पे वेट आ जाएंगे, कुछ मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है एडजस्ट करके, पूरे चैप्टर में अगर कहीं पे भी आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा या फिर किसी साल का प्रॉफिट निकालना होगा बच्चों, तो बिल्कुल इसी तरीके से एडजस्ट करके निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी जब भी आपको प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको एडजस्ट करोगे और फिर उन प्रॉफिट्स को यूज करोगे। जैसे इन्हीं वाले प्रॉफिट्स पे अगर मैं वेट्स लगा देती हूँ कि इसका वेट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो इस वाली फिगर पे नहीं लगेगा, जो करेक्ट फिगर मैंने निकाली एडजस्ट करके उन्हीं फिगर्स पे लगेगा, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। देखो ये है वेटेड का, ठीक है। देखो आपको ये वैल्यू गिवन है, 5 ईयर्स का प्रॉफिट हमें गिवन है बच्चों, 40, 48, 60, 50 एंड 36, ठीक है। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको वेट्स दे दिए 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली, बेसिकली आपको गिवन होता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले ईयर से लेके 1, 2, 3, 4, 5 आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। अब हम इसको करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका हम यूज भी देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा। हम इसको यहाँ करते हैं, ठीक है।
हमारा प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में कितना है बच्चों, देखो 40,000 है, ठीक है। उसके बाद हमारा है 48,000, उसके बाद 60,000, उसके बाद 50 एंड देन हमारा है बच्चों 36,000। आपको इस तरीके से राइट डाउन करना है। अगर इसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स होती है आप उसके तरीके से कर लेते। अब वेट्स हमें गिवन थे रिस्पेक्टिवली 1/2, 3, 4, 5। आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ से कितना आ गया, फर्स्ट का 40, इसका आ जाएगा 96, देन हमारा आ जाएगा 180, देन आएगा 2 lakhs, देन हमारा आएगा यहाँ से 0 0 0, एक और 0 लग जाएगी, 33 है यहाँ पे भी आपका 18, ठीक है। तो 1,80,000 आ गया। तो 5 साल का हमने प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स, देखो प्रॉफिट्स लिए हर एक साल के, मल्टीप्लाई बाय जो भी उस ईयर का वेट आपको गिवन था वो लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो ये आ गया आपका टोटल। इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ये कितना आएगा बच्चों, ये निकल के हमारा आएगा बेसिकली, जस्ट ए सेकेंड, इसको टोटल करना पड़ेगा। इसको टोटल करते हैं, कितना निकलेगा, इसका टोटल देखो 40 प्लस 96 प्लस 180 प्लस 2 lakhs प्लस 180, कितना होगा बच्चों 696। इसका टोटल आएगा 696, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। देखो मैंने लिखा था ना टोटल नंबर ऑफ, इन सब टोटल वेट्स का कितना आएगा बच्चों 15 आएगा। कितना आएगा 15, इन सब का टोटल हमारा आया 696 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स दैट इज 15। अब डिवाइड बाय जब हम इसको 15 करेंगे तो हमारा आएगा 46400। कितना आ गया बच्चों 46400। तो मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको ईयर ऑफ परचेज गिवन था उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और हमारी गुडविल की वैल्यू होगी 139200। कितनी आ गई बच्चों 139200, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस आया, बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से प्रॉफिट्स का यूज किया, सिर्फ वेट्स आपको गिवन होंगे, वेट्स आपको राइट डाउन करने हैं, वेट्स के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करा तो अब उसका टोटल कर दो, वहां पे सिंपल टोटल करते थे प्रॉफिट्स का, जैसे यहाँ पे हमने किया था सिंपल 3 lakhs, यहाँ पे वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल किया, टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया डिवाइडेड बाय आपका टोटल नंबर ऑफ वेट्स, और मेरा निकल के आ गया बच्चों यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये है, और यहाँ पे ईयर्स ऑफ परचेज आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दोनों में बस ये फर्क है कि यहाँ पे आपको वेट्स के साथ करना होगा, ठीक है। अब दोनों में क्यों हमने ये वेटेड वाली चीज डाली है, हम उसको उस तरीके से भी तो कर सकते थे। तो देखो बच्चों जो सिंपल प्रॉफिट मेथड है, ठीक है, वो इजी है बहुत ही कैलकुलेट करना, बट वो कोई ट्रेंड नहीं बता रहा। अब नॉर्मली मेरा, अब मैं कह रही हूँ कि आपने एक ही चैप्टर को 5 बार पढ़ा, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपके 70 मार्क्स आते हैं, देन आपके 73, देन 75, देन 78। तो अब आप जब नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना उससे ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रेंड बनता आ रहा है वो क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। भाई आप 70 से ऑलमोस्ट 80 के अराउंड आ चुके, तो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, तो इसलिए आप लेटेस्ट वाले फिगर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए हम ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि फर्स्ट को आप 1 इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सेकंड को आप 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मीन्स जब आपके प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, उसके अकॉर्डिंगली हम वेटेड प्रॉफिट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज बोथ आर वेरी सिंपल मेथड, गुडविल कैलकुलेट करना कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है दोनों मेथड से, ठीक है। इस तरीके से आपको एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना आ गया है। अब दोनों का डिफरेंस भी हमने देख लिया है। जब इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो हम वेटेड प्रॉफिट का यूज करते हैं, डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो उस टाइम पे ये आपको ज़्यादा अफेक्टिव रिजल्ट्स बच्चों देता है, ठीक है। और एवरेज वाला तो है ही बिल्कुल सिंपल, दोनों बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना, उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट्स है इस तरीके से जो हमने करके भी देखी है तो वो आप लोगों को कर देनी है एग्जैक्टली, ठीक है।
अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो मेथड है बेसिकली ये कब यूज़ किया जाता है बच्चों, ये हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जैसे अब कोई पुराना बिजनेस है, ठीक है, वो कंटिन्यू चल रहा है, अब कोई एक नया बिजनेस है, उसकी ऑन द स्पॉट तो कोई गुडविल नहीं होती है ना, तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड जब काम आता है जब आपको पिछले ईयर्स का प्रॉफिट्स पता हो, नोन हो, और उस बेस पे हम इस वाले मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। एक नया बिजनेस जो एस्टेब्लिश हुआ है, क्या वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से अपनी गुडविल कैलकुलेट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे ना, तो वो इस प्रॉफिट्स को यूज कर ही नहीं सकते, उनके लिए ये मेथड नहीं है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड उन्हीं के लिए यूजफुल है जिनका बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि इसमें हमको पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का यूज करना पड़ेगा और नए बिजनेस के पास वो होते ही नहीं है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूजफुल होता है? जब आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड हो या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड हो। ठीक है, बोथ आर वेरी सिंपल मेथड, आप दोनों से इजीली गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो और दोनों से अलग अलग आपकी गुडविल की वैल्यू आएगी। अगर आप सेम फिगर से भी निकालोगे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि अलग अलग गुडविल आएगी। जैसे देखो यहाँ पे 1 लाख, यहाँ से हमारी गुडविल कितनी आई थी बच्चों? 1 लाख रुपीज करके आई थी। देखो टोटल 3 लाख था। अगर मैं इसको वेटेड से निकाल दूंगी ना तो इसकी अलग आएगी। देखो अगर मैं इसको वेट से निकालती हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करा तो कितना हो गया? 1 लाख। मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो कितना हो गया? 2 लाख। मल्टीप्लाई बाय 3 करा तो कितना हो गया? 3 लाख। टोटल कितना हो गया बच्चों? 6 लाख। और हमारे टोटल जो वेट्स होंगे वो कितने हो गए? 6, 3, 2, 5 एंड 1 6, दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये बाई चांस यहाँ पे सेम आ रहा है बेसिकली हमारा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आएगा, तो हमारी गुडविल अलग आ सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम ये वाले 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड हमारे हैं। वो दोनों क्वेश्चंस बच्चों हमारे रहेंगे ये वाले, आपको इन दोनों को घर से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हमने लास्ट सेशन में आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे वो क्या थे बच्चों। वो दोनों क्वेश्चंस थे हमारे ये। फर्स्ट था कि आपका गुडविल पे कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है। मैंने आपको बताया था गुडविल के लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है। इनटेंजिबल एसेट्स के लिए वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज 26, और गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट है तो गुडविल पे भी हमारा वही वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, और उसी के बेस पे सिर्फ परचेज गुडविल की अकाउंटिंग की जाती है, ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इज लेस देन द परचेज कंसिडरेशन देन द डिफरेंस अमाउंट विल बी। अगर आपकी नेट एसेट्स की वैल्यू कम है परचेज कंसिडरेशन से, हमने कल भी किया था, हमारी जो एसेट्स है, ठीक है, वो कह रहा है यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन है, ये आपका कम है, सॉरी वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ये आपकी कम है, जबकि जो आपका परचेज कंसिडरेशन है वो ज़्यादा है। और आपको पता है डेबिट इज इक्वल टू हमेशा क्रेडिट आपका होता ही है। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस आ रहा है भाई क्या है, तो ये कौन सी गुडविल होती है? आपकी परचेज गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। और जब आपने किसी से बिजनेस परचेज किया, उसकी एसेट्स परचेज किए, तो आपने जो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या था बच्चों? वो थी हमारी परचेज गुडविल की अमाउंट। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर था परचेज गुडविल। ठीक है, तो ये थे हमारे लास्ट लेक्चर के दोनों क्वेश्चंस। तो मिलेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे अपने इसी टॉपिक के 2 और मेथड, जहां से हम गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और इन दोनों मेथड के जो भी क्वेश्चंस आपको बुक में मिलते हैं, सबसे पहले उसके कंसेप्ट को पढ़िए, उनको देखिए और सारे के सारे क्वेश्चंस आप करके देखिए। बिल्कुल ईजी है, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एडजस्ट करके आपको प्रॉफिट निकालना होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन।